हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन एडुग्रोन क्लासेस। मैं हूँ रोशनी और मैं आपको बिजनेस स्टडी पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट भी आपको चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम सारे चैप्टर यहाँ पे कवर करते हैं, तो जब भी चैप्टर आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा और नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपने क्या सर्च करना है टेलीग्राम पे? आपने एडुग्रोन क्लासेस 12 सर्च करना है और टेलीग्राम को ज्वाइन करने लेना है। और वहाँ पे सारे नोट्स, पहले हम चैप्टर्स पढ़ाते हैं, उसके बाद नोट्स देते हैं, और फिर और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए या फिर मॉक टेस्ट का पीडीएफ चाहिए, जो भी है, केस स्टडी के पीडीएफ चाहिए, तो जो भी है वो टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड कराते हैं। और बच्चों, मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं कि आप केस स्टडी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, तो वो जरूर देखिए, ताकि जो आपके मन में फियर है केस स्टडी करने के रिगार्डिंग, वो चला जाए। तो फिर से, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो हमने कवर कर लिया ए पार्ट में हमने क्या किया? स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया और कंट्रोलिंग किया, और तीनों चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। तो आप उसको जाके देखिए, बहुत इजी लैंग्वेज से मैंने समझाया है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। अब हम पार्ट बी करेंगे और वो है 9 चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बी पार्ट जो 3 चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फिर फाइनेंशियल मार्केट है, और फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो तीनों चैप्टर 1 बाय 1 हम कंप्लीट करेंगे और आज चैप्टर 9 करेंगे, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। तो बच्चों देखिए, मैं लेमैन लैंग्वेज से पहले आपको समझाती हूँ कि फाइनेंस मतलब क्या समझते हैं। मनी, फाइनेंस, जो पैसे होते हैं उसको कैसे मैनेज करें कि उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो और उसका मिस मैनेजमेंट ना हो, मिस यूटिलाइजेशन ना हो। जो भी फाइनेंस है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेसमैन है, वो कैसे फाइनेंस को यूटिलाइज करे कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो और उसका जो फाइनेंस हो वो वेस्ट ना हो। तो लेमैन लैंग्वेज में फाइनेंस को मैनेज करना, मैनेजमेंट में हमने बहुत सारे देखा, प्लानिंग देखा, ऑर्गेनाइजिंग देखा, स्टाफिंग देखा, कंट्रोलिंग देखा, और हमने डायरेक्टिंग देखा। एक सब चीज़ क्या था? मैनेजमेंट के फैक्टर था। अब आ गया कि अगर हम मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया, हमें मैनेजमेंट का डेफिनेशन पता है, उसके बाद अगर पैसा है एक कंपनी के पास, सब जगह से उसने रिसोर्स, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ से फाइनेंस को लेता है। कोई इक्विटी शेयर्स लेता है, प्रेफरेंस शेयर्स लेता है, फिर डिवेंचर्स इशू कराता है, बैंक से लोन लेता है, इंटरनेशनल बैंक से लोन लेता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेता है, और हर जगह से वो पैसे ले रहा है, तो उसको कैसे यूटिलाइज करे ताकि उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। तो लेमैन लैंग्वेज में द सिंपल टर्म्स क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे फाइनेंस को मैनेज करे कि उसका यूटिलाइजेशन बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, और आपने ये डेफिनेशन एग्जाम में लिख के आना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखिए क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड दोज बिजनेस एक्टिविटी दैट कंसर्न विद एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना मनी का, एंड द कंजर्वर ऑफ कैपिटल फंड इन मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स, और उसको कन्वर्ट कर देना, वो जो उसके नीड्स हैं, नीड्स और रिक्वायरमेंट को फिलफिल करना। ओके, ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न, दूसरा आप डेफिनेशन लिख के आओगे आप, ये देखिए, with the proper procurement and uses of finance. It include the activities such as procuring funds, reducing the cost और keeping the risk over and deployment of such funds। देखिए, जब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइनेंस का मैनेजमेंट करता है, तो वो अपने माइंड में देखने चाहिए कि उस कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं लग रहा, उसको एक्वायर करने में ही ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, तो वो उससे प्रॉफिट कैसे अर्न कर पाएगा, तो ये भी देखना है।
रिस्क कितना है, हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है और लो रिस्क है, जो कि आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे कि अलग अलग जो वेरिएबल्स हैं उससे वो एक्वायर करता है और उसमें उसके फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं, ये सब पढ़ेंगे। फिर कंट्रोल देखेंगे, फिर कहाँ कहाँ से उसको उस फाइनेंस को इन्वेस्ट करना, डिप्लॉय करना कि बेस्ट रिजल्ट उसको आए, ये सब देखेंगे। तो बच्चे आपने ये मीनिंग लिखना है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, जरूरत क्यों है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को? देखिए, ये तो कॉमन है कि अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा बेस्ट आएगा और प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और वेस्टेज नहीं होगा। तो वन बाय वन देख लेते हैं, चलिए। द फर्स्ट पॉइंट है द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट ऑफ द बिजनेस। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है तो उसे पता होता है कि उसका साइज कहाँ है और कंपोजिशन क्या है, फिक्स एसेट है, वेरिएबल एसेट्स है, क्या एसेट है और कहाँ कहाँ उसको इन्वेस्ट करना है। तो इस सब का नॉलेज आ जाता है, जिससे जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस होता है, ठीक है। सेकेंड है क्वांटम ऑफ करंट एसेट एंड ब्रेक अप इनटू द कैश। कैश को ब्रेक करना कि अभी अभी कुछ इन्वेस्ट करेंगे, फिर फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे और जो जो उसका प्रॉफिट आएगा फिर फर्दर फ्यूचर उसको इन्वेस्ट करेंगे। फिर है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की स्टॉक में रखना, अगर कोई इमरजेंसी आ गया तो उसको कैसे इन्वेस्ट करना। तो ये सब किससे होता है? वो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट क्लियर है। अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। ब्रेक अप लॉन्ग टर्म फाइनेंशिंग इनटू डेट, इक्विटी एक्सेट्रा। देखिए, तो एक शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी देखियो ज्यादा रिस्की है तो पहले वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करेगा, अगर उससे प्रॉफिट आता है, उससे रिटर्न आता है तो फर्दर वो लॉन्ग टर्म में जाएगा। तो वो किस पे इन्वेस्ट करे? इक्विटी पे करे, डेब्ट पे करे, ज्यादा इंटरेस्ट वाले पे करे, डिवेंचर पे करे। अगर वो इक्विटी पे करता है तो जैसे एग्जाम्पल क्या है, शेयर्स हो गए और प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, रिटेन अर्निंग हो गए, ये सारे क्या हुए? इक्विटी हो गया। डेब्ट मतलब डिवेंचर, इंटरेस्ट, लोन है तो उस पर इंटरेस्ट कितना पे करना है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू हो रहा है, ओके। द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट से एक ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना, ओके। ऑल आइटम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है कि इस जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उससे प्रॉफिट आएगा, कि इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इस सोर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसमें लॉस होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी पता चल जाता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं कि अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, किससे प्रॉफिट आ रहा है, किस में इन्वेस्ट करना है, इक्विटी में करना है या फिर डिवेंचर में करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है और प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके उसका बेस्ट रिजल्ट निकालना है, ओके। तो चलिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखिए, कोई भी अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, एज ए बिजनेसमैन आप सोच के देखिए, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आप अगर 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर 12 रुपीज उससे नहीं आएगा तो क्या आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे? फर्दर नहीं करना चाहेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो जो वो इन्वेस्ट कर रहा है। अगर प्रॉफिट होगा तो वो फर्दर इन्वेस्ट करेगा, नहीं होगा तो शट डाउन कर लेगा, ठीक है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, उसने क्या किया कि इन्वेस्ट किया, उसके बाद उसने प्रॉफिट अर्न किया, फिर री इन्वेस्ट किया और फिर से प्रॉफिट हो गया। तो उसके पास जो वेल्थ है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, मैक्सिमम रिजल्ट हो, वो चीज हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन। और उसका यही ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एक इरादा होता है कि वो जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उससे बेस्ट उसको प्रॉफिट और बेस्ट रिजल्ट आए, ओके। तो ये है। अदर ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। प्रॉफिट और वेल्थ हमने देख लिया। तो एक मिनट।
देखिए वन बाय वन एक और ऑब्जेक्टिव देखिए। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हमने देखा कि क्या है, प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो। अगर प्रॉफिट होगा तो वो करेगा, वो प्रॉपर करेगा, प्रॉफिट हो और क्या हो, वेल्थ का मैक्सिमम हो, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन हो। उसके बाद प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया। अब क्या क्या करना है इन द लॉन्ग टर्म वेल्थ में। देखिए अगर वो उस चीज में इन्वेस्ट करेगा कि उसको लॉन्ग टर्म में उसका जो रिजल्ट होगा वो बेस्ट आया, ये नहीं कि शॉर्ट टर्म में तो आ गया, लॉन्ग टर्म में अगर नहीं आया तो उसका जो मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं होगा और वो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में क्यों करेगा। ओके, तो ऑनर ऑफ द कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन हेड होता है, वो उसको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, आर द शेयर होल्डर्स। द टर्म वेल्थ रिफर्ड होता है वेल्थ ऑफ द ओनर। हमने क्या पढ़ा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शेयर होल्डर है और वो क्या है, उसके पास वेल्थ है, रिफ्लेक्टेड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ देयर शेयर्स। देखिए एक एक अगर कोई मार्केट में एंटर करता है ओनर, तो वो अगर उसका ज्यादा से ज्यादा शेयर्स होंगे, मार्केट में उसकी गुडविल होगी, तो उसकी जो शेयर प्राइस है ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगा, तो उसकी मार्केट में गुडविल होगी और लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और फिर उससे वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाएगा। तो उसकी गुडविल मार्केट में अच्छी होनी चाहिए। अगर गुडविल अच्छी होगी तो ज्यादा से ज्यादा उसकी जो शेयर है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो मेन मेन हमारा क्या है, 1 एंड 2 एंड 3, मेन हमारा यही है जिसको हमने बहुत स्ट्रेस दे के पढ़ना है। और इसका शॉर्ट टर्म याद रखिएगा, IFD। IFD IFD क्या स्टैंड करता है बच्चों, इन्वेस्टमेंट, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कहाँ इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म में करना है, लॉन्ग टर्म में करना है, शॉर्ट टर्म में करना है या लॉन्ग टर्म में करना है, जो कि हम आगे देखेंगे। शॉर्ट टर्म किसे कहते हैं, लॉन्ग टर्म कैसे कहते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन, कहाँ कहाँ से वो सोर्स, कहाँ कहाँ से फाइनेंस वो एक्वायर करेगा, लेगा, इक्विटी से लेगा, डिवेंचर से लेगा, लोन से लेगा, कैसे लेगा, वो होता है फाइनेंशियल डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन वो होता है कि वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, प्रेफरेंस में ज्यादा करेगा, इक्विटी में ज्यादा करेगा। तो मेन आपने क्या, इन्वेस्टमेंट कहाँ इन्वेस्ट करेगा, कहाँ से फाइनेंस लेगा और कहाँ उसको यूटिलाइज करेगा, जो कि ये हार्ट ऑफ द टॉपिक है और इसको हम स्ट्रेस दे के पढ़ना है। तो आप सब रेडी हो जाएगी और हमारा मेन आ गया। हमने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर जरूरी है, एक फाइनेंस पे ही दुनिया चलती है। अगर फाइनेंस को प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो वो लॉन्ग टर्म के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन नहीं रह पाएगा एक मार्केट में। तो उसका फाइनेंशियली मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। और आपको पता ही है कि अगर फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए बंदे को भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, लोग हायर करते हैं, उसका बेस्ट यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं, एक बार देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। और प्लीज आप लोग अपने कॉपी ले लीजिए और मेन जो टॉपिक बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए। आपके पास वीडियो तो है ही, बट फिर भी आप साथ साथ लिखिएगा तो दोबारा दोबारा देखने को आपको नहीं जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन फर्स्ट हो गया आई, याद रखिएगा आई। तो कैपिटल बजटिंग या वर्किंग कैपिटल, देखिए अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको हम कैपिटल बजटिंग करेंगे। और जो डे टू डे कर रहा है और शॉर्ट फॉर्म में डे टू डे कर रहा है और शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा है, तो उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ओके बच्चों, फिर आ गया फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग कि वो कहाँ कहाँ से जो फाइनेंस है वो एक्वायर करेगा, लेगा, इक्विटी से लेगा। इक्विटी में कौन कौन से आ जाते हैं, शेयर्स हो गए, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए,
और रिटेन अर्निंग हो गया, जो कि मैं आपको बताऊंगी जब हम फाइनेंशियल डिसीजन करेंगे ना, तो उसमें आपको ये सारे मीनिंग्स बताऊंगी। वैसे आपने 11th में पढ़ा ही होगा। डेट हो गया, डेट मतलब कि अगर वो किसी से लोन लेता है तो उसमें कितना उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहाँ से लेगा, बैंक से लेगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आपने 11th में पढ़ा होगा, बट मैं आपको और बताऊंगी डिटेल में। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन क्या होता है कि वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कि अगर उसके पास सरप्लस होता है, वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, तो किस किस चीज में वो करेगा डिस्ट्रीब्यूट। इसमें है रिटेन अर्निंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। मैं आपको रिटेन अर्निंग बताती हूँ। रिटेन अर्निंग क्या है, देखिए इक्विटी, डेट हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, शेयर्स हो गए। मैंने इस पे शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं। अगर मैं यहाँ पे मीनिंग बताऊंगी तो बहुत लंबा ये वीडियोस, ये लेक्चर चला जाएगा, तो आप जाके पहले शॉर्ट वीडियोस मेरे देख सकते हैं। उस पर मैंने सारे कंसेप्ट को क्लियर किया है। सारे कंसेप्ट मैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स के और बिजनेस स्टडी के टर्म्स के सारे वीडियोस बनाती हूँ, और उसको वॉच कीजिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके, तो रिटेन अर्निंग जल्दी से बता देती हूँ बच्चों। रिटेन अर्निंग क्या होता है, कंपनी जब टैक्स पे करता है और इक्विटी शेयर, सारे शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो जो सरप्लस उसके पास बचता है वो अपने पास रख लेता है ताकि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सके। ओके, आफ्टर पेइंग द टैक्स एंड शेयर्स, जो उसके पास लेफ्ट रह जाता है वो कहते हैं रिटर्न अर्निंग, जो कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए रखता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। ये है फाइनेंशियल डिसीजन। 3 टाइप्स के होते हैं। आईएफडी क्या स्टैंड करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, जो कि हम फर्दर आप देखेंगे वन बाय वन। पहले मीनिंग देखेंगे और फिर फैक्टर्स देखेंगे कि फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं। चलिए थोड़ा मीनिंग हाइलाइट्स कर दें आपके लिए और फिर आपको इजी हो जाएगा। फाइनेंशियल डिसीजन मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म के लिए करेगा, शॉर्ट टर्म के लिए करेगा। देखिए रिसोर्सेज आर स्केयर, मतलब हमें इकोनॉमिक्स में एक बेस्ट उसका जो मीनिंग है वो क्या है कि रिसोर्सेज आर स्केयर, हाउ टू यूटिलाइज मैक्सिमम वांट्स, मैक्सिमम वांट्स विथ मिनिमम रिसोर्सेज। इतने वांट्स है, सबकी वांट्स बहुत ज्यादा है, तो इतने मैक्सिमम वांट्स को मिनिमम रिसोर्सेज से कैसे यूटिलाइज किया जाए, ये एक इकोनॉमिक्स का टर्म है। कैन बी पुट ऑल्टरनेट यूज, अ फार्म मस्ट चूज वेयर टू इन्वेस्ट टू अर्न द हाईएस्ट प्रॉफिट। तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा ध्यान में रखता है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करे ताकि उससे क्या हुआ, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाए। ओके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट टू डिसीजन अबाउट हाउ द फर्म आर इन्वेस्टमेंट, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन डिफरेंट एसेट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, तो मेनली बच्चों एक लेमन लैंग्वेज में हमने क्या समझा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो डिसीजन होता है एक फर्म लेती है कि उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करे करे ताकि उसको प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट उससे रिटर्न कर पाए। और हम देखेंगे, देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन आर टेकन इन द बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। एक ऑर्गेनाइजेशन है वो शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजन लेता है और लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन लेता है। लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन और शॉर्ट टर्म कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं तो लॉन्ग टर्म जो डिसीजन होते हैं वो हो गया कैपिटल। कैपिटल, किसी कैपिटल जैसे लैंड बना लिया, बिल्डिंग्स बना लिए, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे सैलरीज दे दिया और कोई रिसोर्सेस रॉ मटेरियल्स मंगवा लिए, वो क्या हो गया, हमारी वर्किंग कैपिटल हो गया। और जो कि शॉर्ट टर्म डिसीजंस होती हैं फार्म के लिए। मीनिंग्स देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से हैं। देखिए शॉर्ट टर्म डिसीजन क्या है, ऑल्सो कॉल्ड द कैपिटल। हमेशा याद रखिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है, लॉन्ग टर्म डिसीजन इन्वेस्टमेंट है, वो किस पे इन्वेस्ट किया जाएगा, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट होगा। और ऑल्सो इम्प्लाइज फंड्स आर इन्वेस्टमेंट इन रिसोर्सेज फॉर लॉन्गर पीरियड। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं किया जाएगा, लॉन्ग टर्म पीरियड्स के लिए किया जाएगा, तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। दिस इज डिसीजन अफेक्ट द profitability and the size of assets।
और ये किस पे डिपेंड होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है। अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो शॉर्ट टर्म डिसीजंस। और प्रॉफिट कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म पे डिसीजन। अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा तो वो पहले ही शॉर्ट टर्म में ही उसको शट डाउन कर लेगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं है तो उसको चलाने का एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, देखिए वर्किंग कैपिटल्स क्या हो गए। वर्किंग कैपिटल मींस दिस आर आल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल। शॉर्ट टर्म को, शॉर्ट टर्म डिसीजन को वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। और वो किस पे किया जाता है, रॉ मटेरियल्स पे, सैलरीज पे इन्वेस्टमेंट के शॉर्टर पीरियड्स। दिस डिसीजन इफेक्ट द डे टू डे ऑपरेशन। डे टू डे ऑपरेशन जहां पे होगा बच्चों, वो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल। ओके, एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट द लिक्विडिटी। और ये क्या है कि जो हो, एक अगर शॉर्ट टर्म कर रहा है, उस डे टू डे एक्सपेंडिचर कर रहा है एक फर्म, तो उसकी लिक्विडिटी का पता चलता है, कैश फ्लो का पता चलता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो सिंपल टर्म्स में फिर से रिवाइज करते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाइक क्या, बिल्डिंग्स पे, और ये क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए डिसाइड किया जाता है। शॉर्ट टर्म डिसीजन क्या है, वर्किंग कैपिटल, जो कि डे टू डे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है रॉ मटेरियल्स और सैलरीज पे इन्वेस्टमेंट किया जाए। अब मेन पॉइंट, अगर देखिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, डिसीजन, वो इन कोई भी टॉपिक्स पढ़ेंगे। टॉपिक्स पढ़ने के बाद उसका क्या पढ़ेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग, कि वो जो डिसाइड कर रहा है उससे क्या इफेक्ट हो रही है, किस चीज पे इफेक्ट उसकी पड़ रही है। तो ये दो है, कोई मीनिंग पढ़ा उसका फैक्टर इफेक्टिंग कर लेंगे, और यही चैप्टर है पूरा। तो देखिए कैपिटल जो फैक्टर इफेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन का, वो फर्स्ट है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कि उसका, उस ऑर्गेनाइजेशन का कैश फ्लो क्या है, क्या रेगुलर उसके पास कैश आ रही है। रेट ऑफ रिटर्न, उस अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उससे रिटर्न्स क्या आ रही हैं, ज्यादा प्रॉफिट, कम प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, शट डाउन करना पड़ रहा है, ये देखा है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, फाइनेंशिंग कहाँ से आ रही, ह्यूमन कैपिटल पे, फिजिकल कैपिटल पे, किस पे इन्वेस्ट करना है ज्यादा। अगर कोई काम है ज्यादा ह्यूमन की जरूरत है तो ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट होगा। ज्यादा काम क्या है, मशीन से है, तो क्या होगा, फिजिकल कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये सब चीजें नोट करते हैं। चलिए अब मीनिंग्स देख लेते हैं। तो मैं पूरा लाइन टू लाइन नहीं पढ़ूंगी, आपको नोट्स मिल जाएगा, उससे आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ आपको यहाँ पे समझाऊंगी, इसलिए बच्चों मैं कह रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर स्टाफिंग से, कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको बने बनाए नोट्स मिलेंगे। ओके, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कि अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन फैक्टर इफेक्ट करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना पैसा है, रेगुलर कैश उसके पास आ रहा है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इफेक्ट करेगा कि उससे रिटर्न कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट कितनी आ रही है, रिटर्न्स कितने आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, जैसे कि किस चीज पे इन्वेस्टमेंट किया जाए, ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट किया जाए, फिजिकल कैपिटल पे इन्वेस्ट किया जाए। ओके, अब सेकंड आ गया, हमने फर्स्ट क्या किया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आई हमने पढ़ लिया। अब किसकी बारी आई, एफ की बारी आई। फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है कि वो कहाँ से वो रिसोर्सेज, वो फाइनेंस को एक्वायर करेगा, और कहाँ कहाँ से करेगा, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिए। देखिए अंडर दिस द फाइनेंसिंग मैनेजर, जो अपॉइंट किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है अपने रिक्वायरमेंट, स्टाफिंग चैप्टर में, डायरेक्टिंग चैप्टर में देखा था ना हमने कि स्टाफ को सिलेक्ट करते हैं ताकि वो बेस्ट डिसीजन ले सके। वही फाइनेंशियल मैनेजर वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड करता है कि उसको सोर्स, किस सोर्स से उसको फंड्स लिया जाए। तो वो क्या है, रेजिंग फंड्स, कहाँ से रेज करेगा, वेरियस सोर्सेज होता है, कहाँ पे बाय द फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर के थ्रू लिया जाता है।
रिगार्डलेस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ऑब्जेक्ट डेब्ट इज कंसिडर द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ फाइनेंस। देखिए ये पॉइंट्स बहुत वो है इंपॉर्टेंट, ये आपको लिख के आओगे। डेट इज कंसिडर, जो हम जैसे हम डिवेंचर्स लेते हैं, लोन्स लेते हैं फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उसमें क्या होता है कि हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डेट। और हम कैपिटल स्ट्रक्चर में कैसे देखेंगे कि जो डेट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलता है उससे, और ये मैं आपको बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ओके, तो डेट ये है, डेट कंसीडर किया जाता है चिपेस्ट फॉर्म, मतलब उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता ज़्यादा। देखिए अगर आप इक्विटी पे इक्विटी से सोर्स जनरेट करते हो तो उस पर से ज्यादा कॉस्ट, हमें हाई कॉस्ट लगता है, लेकिन अदर हैंड डिवेंचर्स लेते हो तो उस पर ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, इसीलिए जो डेट है वो चीपेस्ट फॉर्म ऑफ फाइनेंस माना जाता है। ओके, इस वजह से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। जो शेयर होल्डर है, ओनर, इंक्लूड द शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस रिटेन अर्निंग। इक्विटी में हमने क्या पढ़ा था 11th क्लास में? शेयर्स। अगर आपको रिवाइज करना है तो आप 11th के हमारे वीडियोस को वॉच कर सकते हो। ओके, तो एक इक्विटी है और एक वो है डिवेंचर्स, जो कि ऑनर्स फंड्स हो गया, और एक ऑनर्स फंड्स में क्या आएगा? इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स। और बोरोस फंड्स में क्या आएगा? डिवेंचर्स। तो हमने दो टाइप्स के सोर्स पढ़े थे। ओके, देखो यहाँ पे भी आ गया, शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी, शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन अर्निंग। बोरोस फंड्स में क्या हो गया? डिवेंचर्स, है ना यहाँ पे लिखा हुआ, जो कि डेट। यहाँ पे ऑनरशिप बनाया जाता है एक कंपनी का, और यहाँ पे क्या बनाया जाता है? डेट, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया जाता है। ठीक है, ऑनर्स फंड वर्सेस डेट फंड्स। ऑनर्स फंड्स मतलब क्या? शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन अर्निंग। डेट मतलब डिवेंचर्स, जिसको हम बोरोस फंड्स बोलते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट मेनली आप देख लीजिए, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए बच्चों, ऑनर्स फंड क्या हो गया? शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन अर्निंग। इसको क्या करते हैं? ये ऑनरशिप बनाया जाता है, इसमें हम शेयर देते हैं, जो जितनी कंपनी की शेयर हुई, जितना वो प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंट उसको दे दिया जाएगा। बोरोस फंड्स क्या होता है? बोरोड फंड्स क्या होता है कि उस पे क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है। यहाँ पे प्रॉफिट शेयर नहीं हो रहा, कोई वोटिंग पावर नहीं मिल रही है। मैं आपको मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाए, उसमें आपको अच्छे से समझाया गया कि इसमें शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, रिटेन अर्निंग क्या होता है, बोरोस फंड्स क्या होता है, तो उसको जाके वॉच कीजिए। तो बस आप इतना याद रखिएगा, इसमें प्रॉफिट और वोटिंग राइट मिलता है, बोरोस फंड में इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि एक डेट होती है। ठीक है, अब फैक्टर इफेक्टिंग द फाइनेंशियल डिसीजंस। कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं एक फाइनेंशियल डिसीजन की? देखिए, कॉस्ट, कहाँ पे ज्यादा कॉस्ट लग रही है? इक्विटी शेयर्स में ज्यादा लग रही है या फिर बोरोस फंड्स में? ऑनर्स फंड्स में ज्यादा लगती है कॉस्ट, तो ऑनर्स फंड्स नहीं लिया जाएगा। बोरोस फंड्स में कॉस्ट कम लगती है तो उसको बोरोस फंड्स को लिया जाएगा, वहां से जो रिसोर्सेज है, फाइनेंस है, वो एक्वायर किया जाएगा। रिस्क क्या है कि कहाँ रिस्क ज्यादा है? जहां कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो दूसरा हमारा रिस्क। रिस्क क्या है? ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। तो जहां पे ज्यादा रिस्क होगा, रिस्की होगा, तो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज, फाइनेंस को एक्वायर किया जाएगा। तो रिस्क ये भी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा रिस्क, जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क हो वो ज्यादा वो रिटर्न हो, तो वो एक मैनेजर होता है, वो देखता है कि कहाँ पे क्या करना है। ओके, फ्लोटेशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि एक फर्म को कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर रहा है, जैसे कि प्रोस्पेक्टस के एडवर्टीजमेंट पे, एक मार्केट में उसके नॉलेज के लिए। एक ऑनर जो जो वो है ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑनर है, उसके बारे में पता हो तो वो प्रोस्पेक्टस न्यूज़पेपर में डलाएगा,
तो उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे है? डिवेंचर पे कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा वहां से लेगा। लेकिन इक्विटी शेयर्स और शेयर्स में लोग को पता हो कि कहाँ से ये इस कंपनी की ज्यादा से ज्यादा शेयर्स हैं, तो ये सारे न्यूज़पेपर में डलवाना पड़ेगा, तो उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा लगती है, तो वो ज्यादा कॉस्ट को देखेंगे। ठीक है। व्हाट है कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस? अगर कोई भी बिजनेसमैन की ज्यादा से ज्यादा पैसा, मतलब डे टू डे जो खर्चे होते हैं वो ज्यादा है, तो वो कहाँ से लेंगे? इक्विटी में क्या है, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स होंगी। बोरोज फंड्स में क्या है, शॉर्ट टर्म डे टू डे होगा, तो वो बोरो कर लेगा और अपनी जो डे टू डे जो उसके खर्चे हैं वो लेगा। तो वो कैश फ्लो पे डिपेंड करेगा कि एक बिजनेसमैन को क्या डे टू डे एक्सपेंडिचर करना है या लॉन्ग टर्म में एक्सपेंडिचर करना है। कंट्रोल कंसिडरेशन क्या होता है कि एक जब कोई भी इक्विटी जहाँ पे रिसोर्सेज फाइनेंस को एक्वायर किया जाता है, उसमें फॉर्मेलिटीज कितनी है, उसमें कंट्रोल की है गवर्नमेंट की, क्या रूल्स रेगुलेशन है वो देखना पड़ता है। सिक्स है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। बूम्स है इकोनॉमी में, डिप्रेशन है, बूम होगा तो ज्यादा से ज्यादा जो शेयर की प्राइस वो इंक्रीज होगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर्स मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स होगा। बट डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन में जो शेयर की प्राइस होती है वो डाउन हो जाती है, और डाउन होगा तो क्या होगा, उसकी अच्छी नहीं होगी, शेयर की प्राइस डाउन हो जाएगी तो लो रिटर्न्स होंगे। तो कैपिटल मार्केट मतलब कि एक इकोनॉमी में कौन सी पीरियड चल रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है, डिप्लेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो सोर्स को अरेंज करेंगे। ओके। पीरियड ऑफ फाइनेंस, पीरियड ऑफ फाइनेंस क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए तो क्या करेगा, बोरोस फंड करेगा। लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो वो क्या करेगा, वो करेगा इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, ये हमने देख लिया। अब आ गया डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन में भी इसका देख लेते हैं कि किसको कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि मैक्सिमम उसका रिजल्ट हो, ज्यादा से ज्यादा सरप्लस हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। देखो, प्रॉफिट को इकोनॉमी में इस साइन से डिनोट करते हैं, मोर प्रॉफिट होगा तो ज्यादा से ज्यादा मोर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मोर इन्वेस्टमेंट होगा। ओके, मोर इन्वेस्टमेंट एंड मोर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मोर डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या करना है, एक होता है वो होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट। तो ये देखना उसको। तो डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ पॉसिबल प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर, द शेयर होल्डर। ओनर को शेयर होल्डर कहते हैं। द रिजल्ट इज करंट इनकम फॉर द शेयर होल्डर। उसके पास इनकम कितनी है, और ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा इनकम होगा, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसमें एक है रिटेन अर्निंग। मैंने आपको बताया था आफ्टर पेइंग द टैक्स, आफ्टर पेइंग द शेयर्स, शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसके पास जो पैसा बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। पोर्शन ऑफ प्रॉफिट केप्ट इन, दैट इज री इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस फॉर द बिजनेस। तो वो रिटेन क्यों करता है, क्योंकि वो फ्यूचर में उसको इन्वेस्ट किया जाए। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है देख लेते हैं। Dare to distribute earning, shareholder dividend retained earning to the finance long-term profit of the firm must be done keeping in mind the firm overall objective of financing the shareholder wealth। तो एक जो फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने माइंड में देखता है कि उसको क्या करना है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि उसका जो है मैक्सिमम रिजल्ट आ गया। तो बच्चों, हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन देख लिया कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, उसके फैक्टर इफेक्टिंग देख लिया कि कैश फ्लो होना चाहिए, रिटर्न्स क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कितना होना चाहिए। फिर दूसरा हमारा क्या हो गया, फाइनेंसिंग डिसीजन, कहाँ कहाँ से एक्वायर किया जाए, इक्विटी से एक्वायर किया जाए, बोरोस डेप्ट से एक्वायर किया जाए, कहाँ से एक्वायर किया जाए, उसके भी फैक्टर इफेक्टिंग देख ली कि उसमें कॉस्ट, ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट कहाँ पे हो रही, इक्विटी में कॉस्ट ज्यादा है या ये डेप्ट में ज्यादा कॉस्ट है। फिर हमने रिटर्न्स देखा, रिस्क देखा, फ्लोटेशन कॉस्ट देखा, लीगल रिस्ट्रिक्शंस देखे, सारे देखे फैक्टर इफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन में।
अब हम कर रहे हैं डिविडेंड डिसीजन और फिर से उसका आ गया फैक्टर इफेक्टिंग। चलिए, तो फैक्टर इफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन की कहां से डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो अर्निंग, देखिए ज्यादा अर्निंग होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा अर्निंग्स होंगी तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा से ज्यादा सरप्लस होगी तो ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, बस इतने के कायम माइंड में रखिए, लिख लीजिए आप लोग। ज्यादा से ज्यादा इनकम, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल हो, जरूरी नहीं है कि कभी बहुत ज्यादा हो जाए उसके पास सरप्लस, ज्यादा इनकम, ज्यादा प्रॉफिट, और दूसरे ही टाइम में उसके पास प्रॉफिट कम हो, और मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टेबल नहीं है फॉर्म। तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पे भी यूज होता है और इस पे भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट करता है। ओके, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या ग्रोथ है, क्या वो शॉर्ट टर्म में ही शट डाउन कर रहा है या लॉन्ग टर्म के लिए ही भी जा रहा है। अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स है तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न होगा और ज्यादा से ज्यादा री इन्वेस्टमेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बहुत इजी है, आपको समझ आएगा। कैश फ्लो पोजीशंस, देखिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन उसकी लिक्विडिटी क्या है, ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी है तो ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ओके, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, उस शेयर होल्डर की क्या प्रेफरेंस है, वो कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्विटी में करना चाहता है या डेब्ट में करना चाहता है, उसकी प्रेफरेंस पे भी दिखा जाएगा। टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी वो बच्चों होता है कि एक जो है जब डीडीटी, डीडीटी क्या होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा टैक्स होगा, टैक्स ज्यादा होगा तो फर्म के पास इनकम कम बचेगा और वो कम लेस डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, लेस इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इससे इफेक्ट हो गया। ठीक है, जो कंपनीज पे लगती हैं वो डीडीटी लगती है, डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स होगा तो ज्यादा से ज्यादा उसकी इनकम कम हो जाएगी तो लेस डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो अपोजिट वाइस वर्सा। इशू ऑफ बोनस शेयर, इसमें क्या है कि इशू कैसे कर रहा है वो कंपनी में, इशू ऑफ बोनस शेयर्स क्या है बच्चों, कि एक कंपनी की कितनी क्या है, गुडविल क्या है उसकी मार्केट में, उसकी जो अगर उसकी गुडविल अच्छी होगी मार्केट में गुडविल, तो क्या होगा, उसकी जो शेयर प्राइजेस होंगे वो इंक्रीज हो जाएगा, लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर उसके शेयर खरीदेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा इक्विटी पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, तो अगर उसकी जो गुडविल नहीं है तो वो डिविडेंड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो मार्केट में गुडविल क्या, इससे भी इफेक्ट करता है डिविडेंड डिसीजन। लीगल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, लीगल कंस्ट्रेंट्स वो होता है कि उसको डिविडेंड या फिर इक्विटी लेने में कितने प्रोसीजर, कितने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा। देखिए, अगर आपको अभी पैसा चाहिए और आपको रूल्स और रेगुलेशंस बहुत फॉलो करना पड़ता है, क्या आप जाएंगे उसमें? नहीं जाएंगे। तो लेस रूल्स रेगुलेशन होगा तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा और वो ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए, हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा कि फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाए, इंपॉर्टेंस किया कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या हो, ऑब्जेक्टिव किया जिसमें वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा, वेल्थ मैक्सिमाइज करेगा, ऑब्जेक्टिव में ही हमने IFD हमने पढ़ा। IFD क्या स्टैंड करता है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा, लॉन्ग टर्म में करेगा, शॉर्ट टर्म करेगा। फाइनेंशियल डिसीजन कहाँ से एक्वायर करेगा, इक्विटी से करेगा या फिर वो डेट से करेगा, बोरोस फंड से करेगा। फिर हमने डिविडेंड पढ़ा कि रिटेन अर्निंग कहाँ कहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि उसको मैक्सिमम रिटर्न हो जाए। अब है फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए, इसको भी मैं आपको इजी टर्म्स में समझाती हूँ। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है बच्चों, कि पैसा, मनी को ऐसे प्लानिंग करना चाहिए
तो वो अपने प्रेजेंट को तो देखेगा, फ्यूचर को भी अपने माइंड में लेके चलेगा। हमने प्लानिंग में यही मीनिंग पढ़ा था ना, पैसे को ऐसे मैनेज करना कि वो जो अभी का रिक्वायरमेंट देखेगा और फ्यूचर को भी ध्यान में देके चलेगा। वो क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग है। ठीक है, आप एक बार मीनिंग देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट हमने देखा था प्लानिंग में कि एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस और डिटरमाइनिंग द पॉसिबल सोर्स फ्रॉम विच इट इज रेज्ड। उसमें देखा जाता है कि मुझे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है और उससे कितना कितना इंटरेस्ट आएगा, कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, कितना रिटर्न होगा। ये सारा क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग है। ऑब्जेक्टिव्स भी देख लेते हैं, ये बहुत इजी है। चलिए एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, इसका तो पता ही है। Ensure the ability of resources where the required to include the estimation of funds, फंड को estimate करना of different purpose, कितने कितने पर्पस के लिए किया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। एस्टिमेट द टाइम एट विच फंड नीड टू मेड अवेलेबल। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास हमेशा पैसा रहना चाहिए, उसके पास लिक्विड भी होना चाहिए और वो अपने शॉर्ट टर्म को रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल करेगा ही करेगा, बट उसके लॉन्ग टर्म भी पर्सपेक्ट होने चाहिए, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होनी चाहिए। तो वो क्या है? वो फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू ही आता है। स्पेसिफाई द सोर्स ऑफ दिस फंड्स, और वो किस सोर्स से वो लेगा ये देखना चाहिए। टू फॉर्म डज नॉट रेज द रिसोर्सेज अननेसेसरी। फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या होता है बच्चों की वो फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेता है और इससे क्या होगा? वेस्टेज नहीं होगा। किससे लेना है, किस पे इन्वेस्ट करना है, ये सब किस पे हेल्पफुल होगा? वो होगा फाइनेंशियल प्लानिंग से कि उसका ज्यादा से ऐसा इतना सोर्स वो पैसा रेज ना कर ले कि उसका मिसमैनेजमेंट हो जाए। ओके, चलिए अब इम्पोर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी बहुत इजी है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो क्या है? टू एंश्योर एबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फंड्स एट द राइट टाइम्स। जरूरत जब हो तब उसके पास फाइनेंस अवेलेबल हो, वो है। सेकंड क्या है बच्चों? देखिए, टू सी द फर्म डज नॉट रेज अननेसेसरी। क्या करे? वो ज्यादा से ज्यादा लोन ले लोन लेके वो क्या है? डेब्ट ट्रैप में फंस जाए, तो ये भी अच्छा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। थर्ड है प्रोवाइड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ द साउंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फाइनेंस फंक्शंस। ज्यादा से ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं होने चाहिए, उससे भी बहुत टाइम वेस्टेड होता है। तो वहाँ एक फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है कि ज्यादा एक्स्ट्रा मनी नहीं हो, कहाँ से रेज करना चाहिए, रेज भी कर रहे हैं तो किस सोर्स से करना चाहिए। अगर शेयर से कर रहे हैं तो उसको उसमें कॉस्ट कितना लगता है, उसमें रिस्क कितना है। अगर बोरोज फंड से कर रहे हैं तो उसमें रिस्क क्या है, ये सब क्या होता है, इससे हेल्पफुल से होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर द फ्यूचर, दिस न्यू प्रोजेक्ट कैन बी अंडरटेकन स्मूथली। हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ताकि हम फ्यूचर को भी देख के चले और ये सारा प्रोसीजर तो स्मूथली चले, एक ऑर्गेनाइजेशन का सारा मैनेजमेंट स्मूथली चले। ये सब किसके थ्रू होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू होता है। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? इट अटेम्प्ट टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन इनफ्लो, कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, ये किसके थ्रू होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एडिक्वेट लिक्विडिटी इज इंश्योर्ड थ्रू आउट द, उसके पास हमेशा लिक्विड होनी चाहिए, पैसे हमेशा क्या कैश फ्लो अच्छी तरह से हो, वो सारे किससे होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंश्योर द basic financial control, the financial management attempt to ensure utilization of fund in which financial planning। तो इससे क्या हुआ कि वो ensure करेगा बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, मतलब इतना भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। कैपिटल स्ट्रक्चर्स क्या होता है कि किससे लेना चाहिए, कौन सी इक्विटी ज्यादा लेनी चाहिए या फिर डेट लेनी चाहिए, कौन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर हेल्पफुल होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे, किसमें ज्यादा रिटर्न होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है
कि कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए, डेप्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, डेप्ट से रेज करना चाहिए, रिटर्न क्या होगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी, रिस्की है अनरिस्की है, तो कौन सा स्ट्रक्चर है कैपिटल का, इक्विटी से लेंगे या फिर डेप्ट से लेंगे। इक्विटी से मीन्स कि शेयर से लेंगे, डेट से मतलब वो लेंगे बोरोस फंड से लेंगे, डिविडेंड से लेंगे, और क्या अगर अदर बैंकिंग स्ट्रक्चर से लेंगे, किससे लेंगे, ज्यादा किस में रिस्की है, तो वन वे वन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या है पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। देखिए, डेट भी है जहां पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इक्विटी है, इक्विटी मीन्स ऑनर्स शेयर्स हो गए, वो इक्विटी हो गया, used by the company to finance its overall operation and the growths। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से रेज कर रहा है अपना कैपिटल, इक्विटी से कर रहा है या डेट से कर रहा है, टू ओवरऑल ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, refer to the portion of debt and equity used for the financing the operation of the business। debt और equity लिया जाता है ताकि ऑपरेशन किया जाए अपने बिजनेस को। इक्विटी कैपिटल रेज फ्रॉम, हमने देखा इक्विटी मीन्स ओनरशिप शेयर, जो कि क्या क्या है, क्लेम टू बी द फ्यूचर कैश फ्लो एंड प्रॉफिट। देखिए, अगर हम इक्विटी से लेते हैं, रेज करते हैं अपने फंड, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए ये रिस्की लेस होता है, बस इसमें कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ती है। ओके, डेट क्या है, डेट कम इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड इशू और लोन्स, जैसे कि हम अगर बॉन्ड इशू करते हैं और इंटरेस्ट हमें उस पर पे करना पड़ता है, बैंक से लोन लेते हैं और हम उसको इंटरेस्ट पे करते हैं, ये सारे डेट हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन पे डेट, एक कर्जा हो गया। वेल इक्विटी में कम इन द फॉर्म ऑफ कॉमन स्टॉक, प्रेफरेंस स्टॉक और रिटेन अर्निंग। बट इक्विटी क्या है कि दोनों में एक जो पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, एक और पार्टी है जिससे वो ले रही है, पैसा ले रही है और वो अपने कंपनी में कुछ शेयर्स, पोर्शन ऑफ शेयर उसको दे रही है, उसके प्रॉफिट के, उसके कंपनी में वोटिंग राइट के, तो ये सब क्या हो गया, इक्विटी हो गया। ओके, शॉर्ट टर्म इज ऑल्सो कंसिडर टू बी द पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को, वो बोरोस ले लेगी क्योंकि जल्दी से चाहिए तो बैंक से जाएगी और ले लेगी, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो इक्विटी पे जाएगी। तो इसके भी फैक्टर इफेक्टिंग देखते हैं कि कैसा, कौन सा क्या है, इक्विटी में ज्यादा जाएगी या डेट में ज्यादा जाएगी। देखिए, अगर कैश फ्लो चाहिए, कैश उसको चाहिए कंपनी को कि प्रेजेंट में उसको कैश चाहिए, तो वो चली जाएगी डेट में। ठीक है, इक्विटी में नहीं जाएगी क्योंकि उसे लॉन्ग टर्म के लिए उसको मनी चाहिए, ज्यादा से चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो क्या हो गया, इक्विटी। शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो उसको क्या लेना चाहिए, डेट लेना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ज्यादा इंटरेस्ट अगर पे करना पड़ रहा है तो वो डेट में नहीं जाएगी, इक्विटी में जाएगी। जरूर देखिए, अगर रिटर्न 12 आ रहा है, हमने रिटर्न 12 आ रहा है और हमने 10% उसको इंटरेस्ट पे करना है तो गुड है। रिटर्न 10 आ रहा है, हमें इंटरेस्ट 12 पे करना है तो ये अच्छा नहीं है, तो वो डेट में नहीं जाएगी। समझ आ रहा है बच्चों आपको। डेट सर्विस रेशो, कवरेज रेशो, एक डेट की जो सर्विस होती हैं उसको कवर करने में कितना उसको कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। जैसे हो गया कि डेट सर्विस कवरेज रेशो, इसका देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट करने के बाद ज्यादा उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है तो डेट में नहीं जाएगी। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि एक जो मशीन है उसको वियर और टीयर करने में उसको कितना इन्वेस्ट कर रहा है, एक मशीन है, ज्यादा से ज्यादा वो खराब हो रही है तो वो उसमें नहीं जाएगी। इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, प्रेफरेंस डिविडेंड, ये हो गया इंटरेस्ट, रीपेमेंट, ऑब्लिगेशन। तो सारी सर्विस जो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारी सर्विस को कवर करने में क्या लग रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो डेट और इक्विटी पे जाएगी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट 10 की कर रहे हैं और हमें 12 रिटर्न आ रहा है, गुड फॉर द कंपनी, जाएगी। रिटर्न हमें 12 वो इन्वेस्ट हम 10 कर रहे हैं, रिटर्न हमें 8 आ रहा है,
गुड, नॉट गुड फॉर कंपनी, उस पे नहीं जाएगी। कॉस्ट ऑफ द डेट, देखिए जो डेट है वो कॉस्ट उसकी कम होती है, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा वो न्यूज़पेपर पे या फिर कोई मैगजीन में उसको अपने शेयर्स के बारे में पब्लिश नहीं करना पड़ता, तो इसलिए उसका कॉस्ट कम होता है। बट ये रिस्की, ये लिख लीजिए आप लोग, रिस्की ज्यादा है, ठीक है। वेयर एज इक्विटी में क्या है, इक्विटी में कॉस्ट ज्यादा लगता है, ज्यादा से ज्यादा पब्लिश करना पड़ेगा, मार्केट में एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, तो कॉस्ट ज्यादा है, बट रिस्की कम है। तो ज्यादा जहां पे रिस्की है, रिटर्न ज्यादा होगा। मोर रिस्की, मोर रिटर्न्स, लेस रिस्की, लेस रिटर्न्स। तो ये सब बच्चों आप ध्यान रखिएगा इस सारे टर्म्स को। तो कॉस्ट कहाँ लग रहा है, कॉस्ट किस पे ज्यादा लगती है, इक्विटी पे। इक्विटी पे कॉस्ट ज्यादा है तो उस पे नहीं जाएगी, डेट पे चली जाएगी। तो ये सारे कैपिटल स्ट्रक्चर को होता है। टैक्स रेट, अब जो टैक्स रेट है बच्चों, देखिए एक कंपनी अगर टैक्स पे करती है, टैक्स पे कर रही है, तो उसके पास जो इनकम है वो कम है, तो डिस्ट्रीब्यूट कम कर रही है, तो उसको बाद में टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो अगर एक कंपनी अगर डेट लेती है, डेट ले लिया, देखिए अगर डेट लिया है तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उसकी जो इनकम है वो कम हो जाएगी। इनकम कम हो जाएगी तो वो क्या करेगा, उसको प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूट कम करेगी, तो उसको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो टैक्स के थ्रू देखा जाए तो डेट अच्छा है, इक्विटी कम है, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेट में हमेशा जो होता है अच्छा माना जाता है, रिटर्न्स ज्यादा होते हैं, तो डेट इज गुड कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अब कॉस्ट पे इक्विटी क्या है, ज्यादा लगता है, जिसकी कम है, रिटर्न्स कम है, तो उस पे नहीं जाएगी, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट, जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया था कि एडवर्टीजमेंट पब्लिश करने के लिए क्या क्या कॉस्ट लग रहा है, किस पे ज्यादा कॉस्ट लगता है उस पे नहीं जाएगी। कॉस्ट किस पे ज्यादा लगता है, इक्विटी पे लगता है, तो उस पे नहीं जाएगी, डेट पे जाएगी। रिस्क कंसिडरेशन, रिस्क की कौन सा है, अभी हमने देखा था जो डेट है वो ज्यादा रिस्की है, ठीक है, जो इक्विटी है वो कम रिस्की है, ठीक है। तो इस पे रिस्क क्या, रिटर्न कितना है, रिस्की क्या है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है बच्चों, वो देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज द मोर डेट। अगर हम डेट लेते हैं तो हम गए बैंक में और हमने रेज कर लिया, बट जो इक्विटी है वो एक टाइम पे ही अगर बूम होगा तो ज्यादा शेयर की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, डिप्रेशन होगा तो शेयर की प्राइस कम होगी, तो वो क्या हो गया, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, डेट की ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, तो डेट के बाद जाएगी। कंट्रोल, एक इक्विटी को रेज करने के लिए, इक्विटी को मार्केट में लाने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, लीगल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है एक कंपनी को। वेयर एज जो डेट है उसमें इतने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं, उसमें भी होते हैं बट इतने होते नहीं है, तो वो तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि एक जो कंपनी है वो डेट में जाएगी या फिर इक्विटी में जाएगी, या फिर वो डेट में जाएगी, ये होता है कैपिटल स्ट्रक्चर्स। हमने मीनिंग देखा कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड बाय द कंपनी टू कंट्रोल और टू फाइनेंस द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द ग्रोथ। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर देखा, इक्विटी में देखा और डेट में देखा, किस किस में लग रहा है, कॉस्ट किस में ज्यादा लग रहा है, रिटर्न्स किस में आ रहे हैं, रिस्की कौन है, ये सारे देख के हम कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं, ओके। चलिए
अब आ गया हमारा लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, फिक्स कैपिटल। फिक्स जो हमने फर्स्ट स्लाइड से पढ़ते आ रहे हैं, फिक्स कैपिटल वो होता है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लाइक बिल्डिंग्स हो गए, मशीनरीज हो गई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जहां पे होता है वो फिक्स कैपिटल होता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, उसकी जो जो स्केल बड़ा है, ऑपरेशन बड़ा है, तो वो फिक्स कैपिटल पे जाएगा, और वो भी हम वन बाय वन फैक्टर अफेक्टिंग में देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है तो ज्यादा से ज्यादा जो फिक्स कैपिटल लगेगा, मोर ह्यूज कैपिटल, ठीक है। ट्रेडिंग कंसर्न लेस, अगर ट्रेडिंग हो तो लेस कैपिटल लगता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग हो तो ज्यादा कैपिटल। तो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है फिक्स कैपिटल। स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज स्केल है, देखिए अगर लार्ज स्केल है तो मोर फिक्स कैपिटल, स्मॉल स्केल है तो लेस फिक्स कैपिटल। ओके, इजी है, आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए, चॉइस ऑफ टेक्निक्स, टेक्निक्स क्या होता है, जो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स होगा तो मोर प्लांट्स एंड मशीनरीज लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस, मतलब कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, कंप्यूटर, मैन, ह्यूमन कैपिटल को रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस करके मशीनरी लेके आना, तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल, फिक्स कैपिटल चाहिए होगा, मशीनरीज ज्यादा हो जाएंगी। ग्रोथ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, एक कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ है तो ज्यादा से ज्यादा फिक्स कैपिटल होंगी। डाइवर्सिफिकेशंस, देखिए अगर एक कंपनी मोर ज्यादा डाइवर्सिफाई है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल। देखिए अगर कोई कंपनी डाइवर्स, बहुत वेरियस वेरियस चीजों पे इन्वेस्ट करती है तो ज्यादा से ज्यादा उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगर होलसेलर और रिटेलर को अगर उसको अपने गुड्स को देना है तो लेस फिक्स कैपिटल चाहिए होता है, लेकिन लार्ज करना है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो ज्यादा से ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होता है। कोलैबोरेशन, दो तीन लोग ज्वाइन करके एक कंपनी चला रहे हैं तो लेस कैपिटल। इंडिविजुअल कोई कंपनी चल रहा है तो क्या होगा, मोर कैपिटल, याद रखिएगा आप लोग। वर्किंग कैपिटल, हमने फिक्स कैपिटल कर लिया। वर्किंग कैपिटल बच्चों क्या है, वर्किंग कैपिटल मेनली आप याद रखिएगा, वर्किंग कैपिटल मींस क्या होता है, शॉर्ट टर्म्स, शॉर्ट टर्म के लिए जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है, डे टू डे ऑपरेशन के लिए, बिजनेस ऑपरेशन के लिए करना चाहता है, कैश फ्लो होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, तो वहां पे क्या है, कैपिटल, वर्किंग कैपिटल होता है। अगर कोई स्मॉल बिजनेस है, फैक्टर फैक्टरिंग, अगर कोई स्मॉल बिजनेस है तो उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए। लार्ज इन्वेस्टमेंट, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट है तो उसको क्या चाहिए होता है, उसको उसको फिक्स कैपिटल चाहिए होता है। ओके, अब इसमें भी देख लेते हैं। देखिए नेचर ऑफ बिजनेस क्या हो रहा है, अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेड करता है तो उसको मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसको फिक्स जो लेस कैपिटल चाहिए होता है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, ज्यादा लार्ज स्केल है तो क्या उसको पास मोर इन्वेंट्री होनी चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। लार्ज स्केल है तो उसको इन्वेंट्रीज चाहिए, रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होगा। इस थ्रू से करिएगा, लेकिन ऑपरेशन की अगर लार्ज स्केल है तो उसको फिक्स कैपिटल भी चाहिए होगा। अगर लार्ज स्केल है तो ज्यादा से ज्यादा उसको रॉ मटेरियल चाहिए तो इसके लिए उसको वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल पे हमेशा याद रखिएगा, डिप्रेशन, बूम, बूम एंड डिप्रेशन। बूम है तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। डिप्रेशन है, लेस प्रॉफिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट लेस हो रही है तो लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। सीजनल फैक्टर क्या होता है कि ड्यूरिंग पीक सीजन्स, पीक सीजन्स में क्या होता है, डिमांड्स ज्यादा होती है, डिमांड्स फुलफिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो हाई वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। क्रेडिट अलाउ, क्रेडिट मीन्स क्या है कि हम अभी रिसोर्सेज खरीद लेते हैं, कॉमन लेमैन लैंग्वेज में बताती हूँ। अभी रिसोर्सेज हम एक जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर क्या कहेगा कि मुझे अभी रिसोर्सेज दे दो,
या फिर कोई भी गुड्स दे दो और मैं क्या पेमेंट जो करूंगा वो फ्यूचर में करूंगा, पेमेंट फ्यूचर में करूंगा, तो वो क्या है, क्रेडिट है फ्यूचर में। ठीक है, तो क्रेडिट, अगर क्रेडिट अलाउ हो जाता है तो लेस कैपिटल, उसको डे टू डे ऑपरेशन नहीं चाहिए। अगर क्रेडिट अलाउ नहीं होता कंज्यूमर को तो उसके पास कैश फ्लो ज्यादा है और लेस कैपिटल चाहिए होता है। क्रेडिट अवेलेबल मतलब अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो लेस वर्किंग कैपिटल, मतलब कि वो फ्यूचर में पेमेंट कर देगा, तो लेस वर्किंग कैपिटल। क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो उसको क्या होगा, उसको मोर कैपिटल चाहिए होगा, वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन प्राइस, ज्यादा से ज्यादा प्राइस इंक्रीज हो गया, जो रॉ मटेरियल की प्राइस थी वो ज्यादा हो गई है, तो ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल पे इन्वेस्ट किया जाएगा। तो आपने देख लिया ये सारे फैक्टर इफेक्ट कर रहा है। तो बच्चों हमने यहाँ पे देख लिया, एक बार हम लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हैं ओवरऑल चैप्टर्स को। देखिए ऑपरेशन ए रह गया था, ऑपरेशन साइकिल एंड टर्न ओवर द कैपिटल। टर्न ओवर मीन्स स्पीड विथ विच द वर्किंग कैपिटल इज कन्वर्टेड इनटू कैश बाय द सेल ऑफ गुड्स। इफ इट इज अ स्पीडर द अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी लेस। तो क्या है कि अगर टर्न ओवर ज्यादा है तो क्या होगा, उसमें टर्नओवर जैसे है, टर्नओवर बहुत ज्यादा है तो कन्वर्टेड क्या है, कैश में बाय द सेल ऑफ गुड्स। उसके पास पैसे हैं, पैसे हैं ही तो उसको क्या चाहिए, लेस कैपिटल चाहिए होता है। तो ये सिंपल सा टर्म्स है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा फाइनेंशियली मैनेजमेंट कैसे मैनेज करते हैं, फिर कौन कौन से डिसीजन लेना होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड, फाइनेंशियल डिसीजन, उनके फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ा, कहाँ से रेस करेगा, इक्विटी से करेगा, शेयर से करेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर एक कंपनी की कैसे होनी चाहिए, उसको इक्विटी से लेना चाहिए या फिर डेट से करना चाहिए। और हमने क्या देखा, डेट जो है वो गुड कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। क्यों, क्योंकि हम टैक्स से देखा कि अगर कोई भी कंपनी देखिए इंटरेस्ट लोन ले रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है तो प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट कम है तो उसको उसकी इनकम कम है तो उस पे जो टैक्स लगेगा वो कम लगेगा। तो डेट जो होता है वो गुड कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा। फिर हमने फिक्स करा, फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और डे टू डे एक्सपेंडिचर करने के। इसी के साथ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है हम चैप्टर कंप्लीट कर दिया है हमने बहुत अच्छे से किया। आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फर्दर क्लासेस फाइनेंशियल मार्केट और कंज्यूमर राइट्स के लिए ये बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी अगर आपको ये नोट्स चाहिए, बिल्कुल बना बनाया अच्छे से प्रॉपर अरेंज है नोट्स चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए और फॉलो करके हम वहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। उसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, उसको अच्छे से ईजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।